Good morning students. Today we will start next chapter 10.1 International Business. First of all, meaning of business. सबसे पहले आप मेरे को बताओ बिजनेस का मीनिंग क्या है. बिजनेस में हम क्या क्या काउंट करते हैं? सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग या कुछ और भी काउंट करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज भी? सर्विसेज भी काउंट करते हैं. ठीक है. बाइंग एंड सेलिंग के अलावा कुछ और भी काउंट करते हैं क्या इसमें? हम मैन्युफैक्चरिंग काउंट करते हो बिजनेस के अंदर. ठीक है. तो बिजनेस को जब हम मीनिंग में लेते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारे पास क्या होता है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. और कॉमर्स जो है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. हमारा ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. यानी कि बिजनेस के अंदर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आ गया, एड्स टू ट्रेड मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस में जो ट्रेड में हेल्पफुल है. तो यही सारा कुछ जब आप दो कंट्रीज के बीच में कर रहे हो, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो तो दैट मीन्स बिजनेस बिटवीन टू कंट्रीज. बिजनेस तो होगा ही यहाँ पर, और वो बिजनेस क्या होगा? दो कंट्रीज के बीच में होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस. तो इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग हुआ क्या? बिजनेस बिटवीन द टू कंट्रीज. और बिजनेस में हमने मैन्युफैक्चरिंग भी लिया, ट्रेडिंग भी लिया, सर्विसेज भी ले ली, तीनों चीजें ले ली. नाउ फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. फीचर्स. फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज. इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज. फीचर से ही क्लियर हो गया ये फर्स्ट पॉइंट तो, कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए दो कंट्रीज का होना जरूरी है. कोई भी दो कंट्रीज हो सकती है मिनिमम, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में ही हमारे पास क्या होगा? ट्रेड होगा यहाँ पर. सेकेंड फीचर, मैनी बेसिस. मैनी बेसिस मीन्स हियर कि इंटरनेशनल बिजनेस करते क्यों है, मतलब अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब बिजनेस करती है तो उसका रीजन क्यों करती है? हम अपनी कंट्री में सिर्फ करते नहीं, स्टेट्स के बीच में, सिटीज के बीच में, इंटरनेशनल लेवल पे क्यों जाना पड़ता है? मेन थिंग इज कि जो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो सभी कंट्रीज में सेम नहीं है ना. जो बाय नेचर ही डिफरेंस है. कुछ कंट्रीज के अंदर किसी तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, दूसरी कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है. तो जब आपको तो सारे टाइप के रिसोर्सेज चाहिए अपनी कंट्री के अंदर, तो जो हमारे पास सरप्लस में है वो हम दूसरी कंट्री को दे देते हैं, और जिसका हमारे पास शॉर्टेज है वो हम दूसरी कंट्री से बाय कर लेते हैं. तो मेन जो इसका रीजन है वो है हमारे पास अनइक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे अगर आप देखो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो हमारे पास है ही नहीं, वो सारा का सारा ही हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ना. तो उसके बिना तो हम लोग रह नहीं सकते, इंपोर्ट हमें करना ही पड़ेगा उस चीज के लिए. थर्ड फीचर, लैंग्वेज डिफरेंस. इंटरनेशनल बिजनेस के लिए लैंग्वेज का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है उस कंट्री की जिसके साथ आप ट्रेड करना चाह रहे हो. या तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए जो इंग्लिश है हमारे पास, जिससे आप ट्रेड करते हो किसी भी कंट्री के साथ, या फिर जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड करना चाह रहे हो उस कंट्री की लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज हम ट्रेड कर ही नहीं सकते. फोर्थ फीचर इज मोर रिस्की. मोर रिस्की क्यों काउंट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस को? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो गुड्स होती हैं जो दूसरी कंट्री में आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, उसके लिए जो वे यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सी वेज. वाटर वेज यूज होगा ना हमारा,
अब जब वाटरवेज यूज करोगे तो वाटरवेज को सबसे रिस्की माना जाता है एज कंपेयर टू आपका रोडवेज, रेलवेज। जो वाटरवेज है वो सबसे रिस्की है, तो इसलिए हम इसको ये मान के चल रहे हैं मोर रिस्की। फिफ्थ फीचर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब देखिए जब आप इंटरनेट ट्रेड कर रहे हो तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है, बट इंटरनेशनल के केस में आपको दो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बियर करना पड़ता है। एक तो अपनी गवर्नमेंट और एक जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनके रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है हमें। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज के नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमारी अपनी गवर्नमेंट जो है कंट्री की वो भी इंटरफेयर करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड अलग पॉलिसीज हैं वो आपको फॉलो करनी है। और जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो भी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सिक्स्थ फीचर, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो आपको पेमेंट करनी है, अब जो हमारी अपनी डोमेस्टिक करेंसी है उसमें तो पेमेंट होगी नहीं। जहां से आप ट्रेड कर रहे हो अगर आपको वहां पेमेंट करनी है तो आपको करेंसी कौन सी चाहिए, या तो आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिए या फिर आप जो एक नॉर्मल एक्सेप्टेड करेंसी है उसको यूज करते हो। कौन सी है वैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी, कौन सी है जो सब जगह एक्सेप्ट हो जाती है? डॉलर। तो या तो आपको उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा या उस कंट्री की करेंसी में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अपनी करेंसी में हम इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी हमारे पास आ गई फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद हमें करना है यहाँ से बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बेनिफिट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट्स को। बेनिफिट्स टू द नेशन, बेनिफिट्स टू द फर्म। इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट्स नेशन को यानी कि कंट्री को क्या होंगे। सेकेंड, जो फर्म जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है उस फर्म को उसके क्या बेनिफिट है। फर्स्ट देंगे सबसे पहले बेनिफिट्स टू द नेशन, कि नेशन को क्या क्या बेनिफिट है उसका, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी के अंदर, ऐसे ही जब हम अपनी कंट्री से सेल करेंगे गुड्स को, एक्सपोर्ट करेंगे, दैट मीन्स जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो लोग हमें पेमेंट करेंगे। अब फिर से वही रूल है कि वो हमें पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में। या तो उन्हें हमारी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी या वो हमें किस में करेंगे, डॉलर में। ठीक है, तो अगर वो हमें डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमने फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर लिया, फॉरेन करेंसी मिली जिस करेंसी को हम फिर यूज करेंगे किसी और जगह पर पेमेंट करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी हम अपने पास इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो आपके पास जो इंटरनेशनल बिजनेस है दैट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर अर्निंग द फॉरेन करेंसी। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब जब तक हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर रहे होते ना तब तक आप सिर्फ उतनी गुड्स प्रोड्यूस करते हो जितनी गुड्स की रिक्वायरमेंट हमारी अपनी कंट्री के अंदर होती है। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये पता है कि आप जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लो, इतनी सारी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं तो सेल करते ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएंगे इकोनॉमी के।
रिसोर्सेज आइडियल नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज पहले आइडियल पड़े थे, यूज ही नहीं हो रहे थे, वो सारे रिसोर्सेज अब क्या हो रहे हैं, यूज। क्योंकि हमें ये पता है यहाँ पर कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हम सेल कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट। अब जब हम यहाँ सेकेंड पॉइंट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि सारे के सारे रिसोर्सेज हमने यूज कर लिया, प्रोडक्शन हमने अपनी इकोनॉमी का इंक्रीज कर दिया, तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो क्या होएगा, एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं दैट इंक्रीजेस। जब तक हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, आइडियल रिसोर्सेज भी थी। अब जब आप सारे रिसोर्सेज को यूज कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। फोर्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है हमारे पास कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई इकोनॉमी के अंदर, दैट मीन्स क्या हो गया, सबकी अर्निंग इंक्रीज हो गई, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अच्छी बेटर सैलरीज मिल रही हैं, तो सबकी अर्निंग क्या हो गई यहाँ पर, इंक्रीज। जब अर्निंग इंक्रीज होंगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ बेनिफिट, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हम किसको काउंट करते हैं, जीडीपी को, और जीडीपी से दैट मीन्स आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी। तो जब हम यहीं पर ही डिस्कस कर रहे थे कि रिसोर्सेज सारे हमने यूज कर लिए, प्रोडक्शन अपनी इकोनॉमी का इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज, जीडीपी इंक्रीज, दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर, बेनिफिट्स टू द नेशन। नाउ बेनिफिट्स टू द फर्म। फर्म को कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे इसके। फर्स्ट पॉइंट, prospects of higher profit। हायर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट कैसे होएगा फर्म को, बताओ, हायर प्रॉफिट कैसे होगा फर्म को। हायर प्रॉफिट इस सेंस में होता है फर्म्स को, क्योंकि जब वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर सेल कर रहे होते हैं तो उन्हें प्राइस कम मिलता है अपने प्रोडक्ट का। अब जब वो इंटरनेशनल बिजनेस में चले गए तो वो अपने प्रोडक्ट को उस कंट्री में सेल करते हैं जहां उनको अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस मिल जाता है। जब हाई प्राइस मिलेगा, कॉस्ट तो वही है, कॉस्ट तो वाली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर, और जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज। तो जब मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा दैट मीन्स क्या होगा, फार्म्स कैन अर्न हाई प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू दोज कंट्रीज इन विच दे कैन चार्ज हाई प्राइस। नेक्स्ट बेनिफिट, सेकेंड, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, दैट मीन्स large scale production, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे अब सारे के सारे फर्म्स। पहले वो सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स कर रहे थे, अब डोमेस्टिक सेल के साथ साथ उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी करना है सेल, दैट मीन्स वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, लार्ज स्केल। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी तो बेनिफिट क्या होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्राइस मार्केट के अंदर तो डिक्रीज नहीं हो रहा ना, मार्केट के अंदर तो वही प्राइस ही है, तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होने से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड बेनिफिट, ग्रोथ,
ग्रोथ ऑफ फर्म्स, जब मार्केट का साइज ही बढ़ गया उनके लिए बहुत सारा, मार्केट का साइज बढ़ गया, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ गया, तो दैट मीन्स क्या हुआ, फर्म की ग्रोथ। फोर्थ, कंपटीशन। इन केस अगर वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर सेल कर रहे होते तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई था, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर रहे हैं तो कंपटीशन जो है वो कम होता है, कंपटीशन जो है उसमें कम हो जाता है, कंपटीशन कम फेस करना पड़ता है। तो उस केस में जो उनका कंपटीशन के लिए जितने भी स्ट्रेटजीज हैं, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह उन्हें करनी पड़ती है, उस सबकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो कंपटीशन कम फेस करने से उन्हें बेनिफिट ये रहता है कि वो इजीली जो है वो हाई मार्जिन जो है उसमें से ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास, साइज ऑफ द मार्केट। फर्म जो है उनके लिए जो टोटल मार्केट है, जिस मार्केट में वो सेल कर रहे हैं गुड्स को, वो मार्केट का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज।